आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। इस्तकबाल करता हूं आप सभी का तहजीब टीवी के इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है बिग टॉक। आज हम बात करेंगे मुस्लिम पसमानदा तबकात की और बात होगी कि कैसे बहुत लंबे वक्त से ये जो पसमानदा तबका है उसकी सियासत हो रही है। अगर हम दीन का फ़लसफ़ा देखें, इस्लाम का फ़लसफ़ा देखें तो वहाँ पर अल्लामा इकबाल साहब ने एक बड़ा शानदार उस एक शेर के ज़रिए उसको फ़लसफ़े को पेश किया और वो ये है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। ये बात दीन और इस्लाम के फ़लसफ़े तक तो ठीक है, लेकिन शायद सियासत में ये फ़लसफ़ा फ़ेल हो गया और यही वजह है कि अलग अलग बिरादरियाँ, अलग अलग इलाके के लोग, अलग अलग जाति और मज़हब के लोग अपनी अपनी सियासत करते हुए आगे बढ़ने के कोशिश कर रहे हैं। और बहरहाल क्या है ये पसमानदा मुस्लिम पॉलिटिक्स, किस तरीके से ये आगे बढ़ रही है और अब कैसे उत्तर प्रदेश में जब से दानिश आज़ाद अंसारी साहब को वज़ीर बनाया गया है तब उसके बाद किस तरीके से बीजेपी अब मुस्लिम पसमानदा तबके को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही है और कैसे इस पर सियासत शुरू हो गई है, तेज़ हो गई है। इस पर बात करेंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, इनका तारुफ मैं करा दूं। मेरे साथ हैं अली अनवर साहब, फाउंडर हैं पसमानदा मुस्लिम महाज के और मेंबर पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। ये इस्तकबाल है सर आपका। इनके अलावा हमारे साथ हैं शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब, कांग्रेस के लीडर हैं और साबिक वज़ीर बिहार हुकूमत, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। अमीर हैदर जैदी साहब हैं, कौमी तर्जुमान हैं CPIM के, आपका भी इस्तकबाल है। और प्रोफेसर MM अंसारी साहब हैं, आप एजुकेशनिस्ट हैं। तालीम के ज़रिए कैसे बिना सियासत के किसी एक तबके को आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर ये बात रखेंगे। और इन सब के अलावा हमारे साथ हैं प्रशांत टंडन साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। एक एक करके हम सबके पास जाएंगे और सबसे पहले शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब आपसे बात शुरुआत करते हैं। किस तरीके से आप ये जो एक पॉलिटिक्स अब एक नए तरीके से आगे बढ़ती नज़र आ रही है पसमानदा तबके की, और ख़ास तौर से मुस्लिम पसमानदा तबके को अब जहन में रख करके सियासी बिसात जो है बिछाने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी भी अब इसमें आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? सबसे पहले तो जो आपने इकबाल का शेर जिस तरह से कोट किया है जी, उसी से हम शुरुआत करते हैं जी। जब आप कह रहे हैं कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, तो महमूद कौन था, अयाज कौन थे? बिल्कुल, यानी महमूद बादशाह था और अयाज उनका खादिम था जी। एक सफ़ में। तो अल्लाह के दरबार में तो एक सफ़ में थे, लेकिन ये शेर खुद ही बताता है कि महमूद की शख्सियत अलग थी और अयाज की शख्सियत अलग थी। बिल्कुल सही। तो अब हम आगे बढ़े कि इस्लाम के अंदर ये सही मानों में ज़ात पात की बुनियाद पर कोई तरह की हम कह सकते हैं अव्वलियत या किसी तरह की हम नहीं कह सकते हैं कि उनको उससे बहुत ही मुक़द्दस हैसियत है ज़ात की बुनियाद पर, या ना किसी की अदना है हैसियत, ये इस्लाम का है। लेकिन हम हिंदुस्तान के कंटेस्ट में आते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर, चूँकि आपने मुझे साबिक वज़ीर कहा, लेकिन मैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 6 साल काम किया हूँ मेंबर की हैसियत से। तो मैंने जब देखा तो वहाँ आप देख लीजिए हिंदू सोसाइटी में जिस तरह से कंसेप्ट है कास्ट का, ज़ातों की बुनियाद पर, काम के बुनियाद पर, जिस तरह से मनु के ज़रिया डिवीज़न ऑफ लेबर के ज़रिया जो तकसीम की गई है ज़ातों को, वो सारे के सारे उसी तरह से मुस्लिम सोसाइटी में भी पाए जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम के अंदर ज़ात पात की कोई हैसियत नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज के अंदर इसकी पूरी पूरी हैसियत है। और जब मंडल कमीशन आया, बात वहीं से होती है कि हज़ारों साल से हिंदू सोसाइटी में जो कहा जाता है कि आला ज़ात के लोगों ने जुल्म किया दलितों के ऊपर या OBC के ऊपर या जो भी है, जो उनकी समाजी कंसेप्ट थी। तो जब मंडल कमीशन के बाद एक एक्सेप्ट कर लेने के बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट, ना बिरादरी को ख़त्म करने के लिए रिजर्वेशन की पॉलिसी लाई गई, तो उस पॉलिसी से हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं उनकी भी लगभग हैसियत वही है जो मैंने जैसे बताया कि हिंदुओं में कास्ट सिस्टम है, तो OBC समाज को यहाँ भी फ़ायदा होना चाहिए था। लेकिन ना हमारे अंदर उतनी अवेयरनेस थी और ना हमारी जो लीडरशिप थी, जो निश्चित रूप से मुस्लिम OBC के हाथ में नहीं, आला मुसलमानों के हाथ में लीडरशिप थी,
उन्होंने मंडल के तहत फायदे जो मुसलमानों को मिलने चाहिए थे नहीं मिलने दिया, और ना ही हिंदुओं ने इस बात को एक्सेप्ट किया। वो ये समझते हैं कि ओबीसी का मतलब हिंदू सोसाइटी के लिए। इसलिए अब सामाजिक कशमकश में हिंदुओं ने तो अपनी पावर ताकत ले ली, लेकिन हम बहुत पीछे हैं मुस्लिम समाज के ओबीसी तबकात के लोग। अब आप उसी को आप कह रहे हैं कि एक अगर अंसारी उत्तर प्रदेश में एमओएस राज्य मंत्री बनाया गया है जी, तो कोई बहुत बड़ा वबाल तो हो नहीं गया। हाँ, या कोई बहुत बड़ी बात नहीं बहुत हो गई। बड़ी बात भी नहीं अच्छा, हो गई। उनको जो महकमे दिए ना, जो उनका पोर्टफोलियो है, वो भी सिर्फ मुसलमानों से जुड़े हुए ही हैं। हज है, वक्फ है और माइनॉरिटी से जुड़े हुए मामला को आप छोड़ दीजिए। हाँ। अगर एमओएस बना उससे इतनी हंगामा की कोई बात नहीं। आरिफ मोहम्मद खान साहब है, गवर्नर है इसी बीजेपी के। जी जी। आप मुख्तार अब्बास नकवी साहब को लगातार मिनिस्टर, अडवाणी जी जब वाजपेयी जी थे उनमें भी थे, अभी भी थे। शहनवाज हुसैन साहब अभी बिहार की गवर्नमेंट में थे। हाँ। और पहले अगर इतिहास में जाइए सेकंड, लेकिन कभी हंगामा ये नहीं हुआ ये कहने के लिए कि ओबीसी को शामिल किया गया या फॉरवर्ड को। कभी ओबीसी ने कहा नहीं कहा कि फॉरवर्ड कम्युनिटी के लोगों को भाई बीजेपी में शामिल कर लिया, बहुत तूफान हो गया, बहुत बेचैनी हो गई, बड़ी परेशानी। लेकिन पता नहीं ये जहनियत क्यों है कि ये अगर किसी एक को उसकी पार्टी ने अगर कोई फायदे पहुंचा दिया उस पर तो ये हंगामा होना। लेकिन सर इसमें हाँ, हंगामा कतई नहीं हुआ, ना किसी को एतराज हुआ, बल्कि ये एक जो है सोच डेवलप हुई है और एक तहरीक जो है वो अंदरूनी तौर पर चली है कि अब बीजेपी में जो माइनॉरिटी समाज है, जो उसका मतलब उसकी जो एक नुमाइंदगी है, वो अब किसके जरिए होगी, ये एक बड़ा सवाल है और उस पर काम हो रहा है। और वो ये है कि अब जो पसमानदा तबका है माइनॉरिटी समाज का, जो उसके अंदर भी पसमानदा है, उनको अब जो है सियासी तौर पर आगे लाने की कोशिश हो रही है। इस पर बहुत सारी बातें हो रही है, बहुत सारे सवाल हो रहे हैं। इस पर मैं एक सेकंड खाली बोलना चाहता हूं। उस पर बवाल कुछ भी नहीं है। एक सेकंड मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बीजेपी है, जो 1925 में आरएसएस की ये जो पैदाइश है, सियासी पार्टियां हैं, पहले तो जनसंघ थी, आज बीजेपी है, ये सब आरएसएस के मुख्तलिफ जमातों में से एक हैं, जिनकी बहुत सारे मकासद के तहत एक मकसद तो हिंदू स्टेट बनाने के साथ साथ मुसलमानों की मुखालफत भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वहाँ जब वो आरएसएस मुस्लिम को ही एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, तो उसमें मुस्लिम पसमानदा और मुस्लिम आला की क्या फर्क हो रही है। मैं समझता हूँ ये सब सिर्फ कहानी है। लेकिन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, आरएसएस का बाकायदा एक विंग है और वो काम कर रही है, और उस विंग की सदारत जो है अगर देखा जाए इंद्रेश जी करते हैं, और उस विंग के जो लीडर्स हैं या जो उसमें काम करने वाले कारकुनान हैं, वो किसी भी लेवल पर काम कर रहे हो, उनसे आरएसएस के बड़े लोग अक्सर मिलते रहते हैं, मीटिंग्स होती हैं, तो बाकायदा है वहाँ पर भी विंग है। बीजेपी के अंदर भी माइनॉरिटी मोर्चा है, हर पार्टी का अपना माइनॉरिटी मोर्चा है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब एमएम अंसारी साहब आपके पास हम आएंगे, किस तरीके से जो पसमानदा तबके की जो सियासत चल पड़ी है, क्या ये आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? मतलब इसको पॉजिटिवली ले रहे हैं या फिर ये कहीं नुकसान पहुंचाती है तबके को, पूरे समाज को? इस पे मैं कहूँगा कि तो फायदा नुकसान तो कोई बात ही नहीं है जी। ये तो आरएसएस और बीजेपी का एक जो स्लोगन है, सबका साथ और सबका विश्वास जी, उसी के तहत ये बात निकल कर आई। और जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि रूलिंग जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो कास्ट और कम्युनल पॉलिटिक्सों का, और उसी शिफ्ट में ये पूरी बात जा रही है। अब मैं आपसे बताना ये चाहूंगा कि रूलिंग गवर्नमेंट के 500 से ज्यादा एमपी हैं राज्यसभा और लोकसभा में, 1000 से ज्यादा एमएलए हैं आपके पूरे मुल्क में, 28 स्टेट में लेकर के, लेकिन आपका रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं है, चाहे वो आला कास्ट के हों, चाहे वो कास्ट के हों मुसलमानों में। तो हम ये देखते हैं कि ये जो एक हेड पॉलिटिक्स है, बहुत काफी जो रूलिंग सरकार के जो मेंबर्स हैं हेड स्पीचेस देते हैं, और जो लेदर और जो एनिमल ट्रेड में लोग शामिल हैं, उनका जो आप जानते हैं काफी जगहों पे काउ विजिलेंटिज्म जो हुआ है उसमें जो नुकसान हुआ है, जाहिर है कि वो पसमानदा के ही। पूरी हुकूमत जो है वो एक तरफ से काफी डिस्क्रिमिनेटरी है, अगेंस्ट मुस्लिम्स है, चाहे वो सुपीरियर कास्ट के हों, चाहे वो लोअर कास्ट के हों। इस मामले में मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि
जो हमारा जो नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पर रिप्रेजेंटेशन है वो कहीं नहीं है। और उसकी वजह है कि आप जानते हैं कि जो आइडियोलॉग थे आरएसएस बीजेपी के दीनदयाल उपाध्याय साहब, उन्होंने 65 वगैरह में लिखा और कहा कि अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो उसके लिए जरूरी है कि मुसलमानों को पॉलिटिकली बिल्कुल डिसएम्पावर्ड कर देना चाहिए। तो पॉलिटिकली आजकल जो है तमाम मुस्लिम कम्युनिटी जो है डिसएम्पावर्ड हो चुकी है, न तो सर्विसेज में है और न ही तो उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है। हाँ। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट के साथ साथ एक तरफ से विरोधी पार्टी की तरफ से है, दूसरा जो मैं कहूंगा कि इंडियन स्टेट भी पसमानदा को डिस्क्रिमिनेट करता है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1950 की प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, इस ऑर्डर के तहत ये कहा गया है कि जो पसमानदा या बैकवर्ड जो सिख हैं या बुद्धिस्ट हैं उनको तो फायदा मिलेगा, उनको एससी स्टेटस मिलेगा, लेकिन जो मुसलमान हैं और क्रिश्चियन भी है, उससे अलग रखे गए हैं जी। बावजूद इसके कि आगरा में और बनारस में जो मोदी साहब की जो कंस्टिट्यूएंसी है वहाँ स्वीपर्स मुसलमान हैं। आप समझे इस बात को? बिल्कुल कि वहाँ आज भी स्वीपर्स हैं, लेकिन उनको एससी स्टेटस नहीं दिया गया है, जबकि और आर्टिकल 341 में जो एक तरीके से तरमीम की हमेशा से ही कोशिश और डिमांड होती रही है। बहरहाल मैं आपके पास आऊंगा अली अनवर साहब। एक बात और मैं कह के खत्म करूंगा, इसलिए कि फोन पे मैं हूँ और बहुत मुमकिन है कि हम कनेक्ट नहीं कर। तो पहली बात तो मुझे कहूंगा कि ये 1950 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है वो डिस्क्रिमिनेट करता है, उसका मतलब ये है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट करता है पसमानदा मुसलमानों को। दूसरा ये कि आज के देश में पूरी पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट हो चुकी है, जो कि आरएसएस और बीजेपी की पॉलिसी और स्ट्रेटजी है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ बैकवर्ड कमीशन है, नेशनल बैकवर्ड कमीशन, जो 6 महीने से कंस्टिट्यूट नहीं हुआ है, और सबसे पहले भी जो कंस्टिट्यूट हुआ था लास्ट टाइम उसमें कोई भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं था। इसी तरह से एक बैकवर्ड फाइनेंस कमीशन है जिसमें एक भी सीनियर ऑफिसर जो है कोई मुस्लिम नहीं है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि वो बेनिफिट पहुंचता है लोगों को कि नहीं पहुंचता है। तो मैं देख रहा हूँ कि पूरी रूलिंग गवर्नमेंट और फिर स्टेट पॉलिसी जो है वो मुसलमानों के खिलाफ और खास करके पसमानदा मुसलमानों के खिलाफ है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप ये कहें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनको रीच आउट करना चाहते हैं तो उनको कौन रोकता है? तो कहने का मतलब ये कि यहाँ कहीं कुछ और जा रही है और वो कुछ हो रहा है, और ये मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ जुमलेबाजी है। मुसलमानों को किसी भी तरह से मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि इस सरकार से किसी भी तरह की कोई बेनिफिट मिलने की उम्मीद है। शुक्रिया। ठीक है अली अनवर साहब, करीब 24 साल पहले आपको पसमानदा मुस्लिम महाज की तश्कील करनी पड़ी, आखिर क्या वजह है? क्यों हम बार बार, जबकि मैंने कहा कि जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है या जो फ़लसफ़ा है वो वहाँ पर जो है वो ज़ात बिरादरी ये तमाम चीज़ें नहीं हैं, वहाँ पर सब बराबर हैं, सब एक हैं। तो फिर क्यों लगता है बार बार कि ये एक बिरादरी है या बिरादरियों का एक ये गुट है, ये ग्रुप है जो पिछड़ा हुआ है, इसके साथ ज़्यादतियाँ होती हैं? क्यों महसूस होता है ये बार बार, और क्यों बार बार जो है वो पसमानदा की पुकार होती है, ये बात होती है? वजह क्या है? क्या सिर्फ सियासती मकसद है या फिर वाकई में ही तकलीफ है, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं? देखिए, मुस्लिम समाज अलग है और इस्लाम अलग है, और हमने 24 साल नहीं और उससे बहुत पहले से मैं इस काम को कर रहा हूं। और शुरू में मेरा बहुत, हम लोगों का जो साथी मिलके हम लोग कर रहे थे, इसका बहुत विरोध हुआ, और इस बार इस रूप में इसको देखने की कोशिश की गई कि ये मुसलमानों को बांटने, उनको उनमें तफरीक पैदा करने, एक नया फितना खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने समझा, और खास करके एकेडमिक्स में भी ये बात गई। आपने देखा कि राजस्थान में एक लड़का घड़े से पानी पी लिया, दलित लड़का, तो एक ऊंची जात के शिक्षक ने उसको इतना पीटा कि वो मर गया, सारे कानून के रहते हुए। तो ये सब जो बीमारियां हैं, ये सरकार से और कानून से सिर्फ ये हल होने वाली नहीं है।
ये मैटर लोगों के मिजाज से ताल्लुक रखता है और इसके लिए कई जनरेशन, सैकड़ों साल, कई सेंचुरीज इसमें लगते हैं। तो वो चीज है। तो हमारा जो पसमानदा मुस्लिम महाज है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि पसमानदा नाम का कोई मजहब नहीं है। हाँ। हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया में कहीं नहीं है, और न इस नाम की कोई बिरादरी है, कोई जाति है। ये एक जमात को डिनोट करता है, क्लास को। तो ये हमने इसीलिए चलाया इस शब्द को, कि इसीलिए लिया कि भाई जो मुस्लिम लीग थी, पहले हम अपने बिहार के साथी से वो कहेंगे, उन्हीं की बात को आगे बढ़ाएंगे कि इससे पहले भी ये मुसलमानों के बीच में, मुस्लिम समाज में जो हसब नसब का मामला था, जात पात का मामला था, ऊंच नीच का मामला था, इसको लेकर के जद्दोजहद चल रहा था। कयूम अंसारी साहब, मियां अब्दुल मालिक तानापुरी साहब थे, जो एक आपको मौलाना अतीकुर रहमान आरवी साहब थे। तो ये मुख्तलिफ, तीन सब लोग एक मुख्तलिफ बिरादरियों के थे। कोई अंसारी था, कोई मंसूरी था, कोई राइनी था, कोई और दिगर बिरादरियों के लोग थे। तो इसमें ये तहरीक चली थी। तो इसमें ये बात सही है कि हिंदू समाज में जो बराबरी की लड़ाई की बात है, वो बहुत पहले से चल रही है और उसको लेकर के उसका बहुत पुराना इतिहास है। लेकिन मुस्लिम समाज में बहुत देर से शुरू हुआ फिर। लेकिन इसको हमने सोचा कि मुस्लिम लीग और मोमिन कॉन्फ्रेंस दोनों एक रिलीजन से रिलेटेड शब्द है। तो हमारा मकसद ये था कि इसको रिलीजन से हटा करके ऐसा कोई शब्द दिया जाए जो दूसरे मजाहिब के भी पसमानदा तबकों को अपने में समेट सके, उसके लिए भी यह शब्द हो सके। तो जब हम पसमानदा कहते हैं तो हिंदू पसमानदा भी, हिंदू दलित भी, ईसाई, सिख, सभी मजाहिब के पसमानदा उसमें आ जाते हैं। ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब कि अभी बीजेपी के ट्रैप में नहीं आना चाहिए हम लोगों को। हम लोगों की जो भी मांग है वो अभी सरकार से है। नो डाउट कि हमारे मुआसरे के अंदर है, लेकिन वो हमारा अंदरूनी मामला है। हम उसके लिए अपना समय चुनेंगे, अपने अल्फाज हमारे होंगे, अपने तरीके होंगे, अपनी जगह चुनेंगे कब उस सवाल को किस रूप में हम उसके इस्लाह के लिए करें। ये इस्लाह मुआसरे का ठीक है सर, हमारे मैं वापस आऊंगा आपके पास, लेकिन नहीं किया। ठीक है। तो हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक भाई साहब ने ठीक कहा, एक सेकंड, हाँ। एक भाई साहब ने ठीक कहा कि आप 24 साल से भी पहले से, जिस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस समय से हम लिखते पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि दलित कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का आर्टिकल 341 पर कोई रिलीजियस बैन नहीं है। 50 के में इसमें एक रिलीजियस कैप लगा दिया गया। तो अभी हमारी लड़ाई इस सरकार से है और हम जो हमारा जो मुतालबा है, हमारी जो मांग है, वो सरकार से है। किसी प्रशांत टंडन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो किस तरीके से आप ये जो पॉलिटिक्स हो रही है, पसमानदा समाज की सियासत जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ये एक समाज जो है, जिसे मुस्लिम समाज जो है, आप देखते हैं कि एक मुस्लिम समाज है, पता चला कि वो पसमानदा और गैर पसमानदा के बीच ही फंस करके रह गया है, वो तकसीम हो रहा है? किस तरीके से आप इसको देखते हैं? अगर आप देखेंगे कि नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स क्या चल रही है जी, मैं बाकी अपने तीनों साथियों से सहमत हूँ। और सबसे बड़ा मसला होता है नियत का। देखिए, अगर पसमानदा मुस्लिम महाज जो है अली अलवर साहब ने बनाया, तो उसकी नियत मुस्लिम समाज का जो 80% हिस्सा है, जिसको एम्पावरमेंट नहीं मिला, जिसको रिप्रेजेंटेशन कम मिला, उसके साथ इंसाफ करना। लेकिन जो नेशनल लेवल पे नफरत की पॉलिटिक्स हो रही है, उसमें वो कोई पसमानदा या अशरफ में या देवबंद, बरेलवी या अहले हदीस या शिया सुन्नी किसी में भेद नहीं कर रही है।
वो बुलडोजर जा रहा है तो वो ये नहीं पूछ रहा है कि कौन है। मुझे याद आ रहा है कि जब हामिद अंसारी साहब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और कितने डेकोरेटेड उनका जो एकेडमिक रिकॉर्ड रहा और डिप्लोमेट रहे, वो जब 10 साल के बाद रिटायर हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संसद में भाषण दिया वो सबसे शर्मनाक भाषण गिना जाएगा। तो अगर आप वाइस प्रेसिडेंट की इज्जत नहीं कर रहे और जिनको आरएसएस या आरएसएस समर्थित संगठन या ये जो सो कॉल्ड फ्रिंज एलिमेंट मारते पीटते हैं, लिंचिंग करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई पसमानदा समाज है। जो इंदौर में चूड़ी बेचने वाला था तस्लीम, वो कौन है? बिल्कुल ठीक है ना? तो आप ये देखिए कि किसी को ये बख्श नहीं रहे। तो सबसे पहली बात कि नफरत की पॉलिटिक्स बंद हो और उसके बीच ये खाने खींचने का काम जो है, इस पे अगर इनको काम करना होता तो जस्टिस सच्चर की कमेटी की रिपोर्ट है, उसके बाद प्रोफेसर कुंडू की रिपोर्ट है। हाँ। उसमें बहुत डिटेल में क्लासिफिकेशन है जिसमें कि पॉलिसीज बना सकते थे। ठीक है, लेकिन केवल नारा देना, जुमले करना, हाँ, ये अलग बात है। यानी आप जो है वो जो हुकूमत है, मौजूदा बीजेपी की हुकूमत या पार्टी, उसकी जो नीयत है उस पर आपको शक है, आप सवाल उठा रहे हैं कि वो बहुत साफ नीयत के साथ काम नहीं कर रही है। वो भी एक हाँ, बात और तकसीम करो और हुकूमत करो, बांटो और राज करो। अभी एक बात और जोड़ दूं इसी में। अभी आप चर्चा कर रहे थे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की। हाँ, उसकी कमेटी में 55 या 56 मेंबर हैं जी। उसमें जितने पसमानदा मुसलमान हैं उससे ज्यादा हिंदू हैं। तो ये क्या पॉलिटिक्स है? ठीक है, ठीक है। अमीर हैदर जैदी साहब, क्या लगता है ये जो पसमानदा तबके की जो सियासत है, पहला सवाल तो यही है कि किस नज़र से आप इसको देखते हैं? क्या ये तकसीम करने की बात है, और क्या आप जिस राह पर बीजेपी चली है और बीजेपी के अंदर एक ग्रुप जो है वो एक्टिव हो गया है पसमानदा तबके को इकट्ठा करने के लिए और जोड़ने के लिए पार्टी के साथ, और उन्हें उम्मीद है कि अगर पसमानदा तबके के कुछ लोगों को पार्टी और सरकार में कुछ ओहदे दे दिए जाएंगे, वजीर बना दिया जाएगा, तो शायद ये पसमानदा तबका उसके साथ आ जाएगा। तो इसको किस तरीके से इस पॉलिटिक्स को देख रहे हैं? देखिए खुर्शीद भाई, हर आदमी मुसल्ले पे खड़ा होना चाहता है, हर चाहता है कि क़यादत हम करेंगे। अभी जो मुझसे पहले प्रवक्ता बोल रहे थे, हामिद अंसारी साहब को उन्होंने कोट किया कि उनके लिए अपशब्द कहे गए। पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब को जब नरसिम्हानंद अपशब्द कह रहा था, हामिद साहब उस पद पे रहते हुए खामोश थे। जब आप दूसरे के लिए कुछ सुन रहे हैं और आप खामोश रहेंगे तो कल आपको भी उसी शब्द के साथ पुकारा जाएगा। दूसरे, अली अनवर साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही है, मैं इस बात का करता हूँ कि अगर ये जातियों से अलग हटकर पसमानदा तबके की जिसकी बात करें, जिसे हम वर्ग संघर्ष कहते हैं, हम इसके समर्थन में हैं। वर्ग संघर्ष की बात करनी चाहिए थी और वर्ग संघर्ष में पूरी जाति आती है, लेकिन मसला ये नहीं है। हमारे अंसारी साहब अभी सामने बैठे हैं, तो इन्होंने कहा, अल्लामा इकबाल ने जो कहा कि वो उसमें ही खोट है। तो अल्लामा इकबाल की शायरी इस्लाम नहीं है, फ़लसफ़ा इस्लाम नहीं है, पैगंबर इस्लाम ने जो कहा है वह इस्लाम है। 1400 वर्ष पहले अज्ञानता को दूर करके ज्ञान की ज्योति जलाने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा के रास्ते पर चलकर ही हमने जो शिक्षा पाई है, गलत राह पर भटके जब हम, कुरान ने ही सही राह दिखाई है। तो कुरान ने जो कहा है इस्लाम वो है। कुरान ने कहा है अरबी को अजमी पे फजीलत नहीं होगी, गोरे को काले पर नहीं होगी। हाँ, अब उसमें अशराफ कौन होगा वो भी कुरान ने बता दिया है। आलिम अशराफ होगा, जाहिल अजराफ हो अरजाल होगा। आलिम पर आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकता है। अब अगर आपके यहाँ जहालत है इस्लाम के अंदर, तो ये इस्लाम का दोष नहीं है, आपने पैगंबर इस्लाम के रास्ते को छोड़ दिया। आपने कहा कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। अगर आप आलिम होंगे तो अशराफ होंगे, आप जाहिल होंगे तो अरजाल होंगे या अजलाफ होंगे। आपने उसे सब कुछ ये कह के इसमें टाल दिया गया कि साहब फला अशराफ है, मैं अशराफ नहीं हूँ सर। अगर मैं आलिम हूँ तो अशराफ हूँ, जाहिल हूँ तो अरजाल हूँ, ये समझना पड़ेगा।
ये मानना बात पड़ेगा। समझने। इस्लाम की कैटेगरी ये है कि आलिम जो है वो अशराफ है। इस्लाम में आप हिंदू मजहब में जाइए, ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए ब्राह्मण ही रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा। इस्लाम के अंदर जो मेहराब के अंदर खड़ा होगा वो आलिम होगा, उसे ये नहीं देखा जाएगा ये किस मजहब का है। अगर वो नमाज इमामत पढ़ रहा है उसकी एक कंडीशन है, उसकी क़ीरत अच्छी होनी चाहिए, वो गुनाह कबीरा और सगीरा से पाक होना चाहिए। आप सब के सब उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे, जब वो रुकू में जाएगा रुकू में जाएगा, सजदे में जाएगा सजदे में जाएगा, जब आप वो खड़ा होगा। आप मुझे बताइए वहाँ कब पूछा किसी ने कि साहब हम इनके पीछे नहीं खड़े होंगे? मसला राजनीति का है। राजनीति के अंदर अगर आप आएंगे तो राजनीति में लोकतंत्र जो है हमारा है नागरिकों पर आधारित नहीं है, बदकिस्मती है जातियों पर आधारित है। फरा जाति का इतना वोट है, खासतौर से इस मुल्क में ये प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान की ये प्रॉब्लम है। लोकतंत्र के हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, जातियों पर आधारित है। फला जाति का इतना वोट है, फला जाति का इतना वोट है, फला जाति का इतना। जब हम ये स्टूडियो में बैठ के विश्लेषण करते हैं तो लोग सोचते हैं यार जाति की राजनीति क्यों ना करें, मेरी जाति के तो इतने हैं, मेरी जाति के इतने हैं, शायद इस आधार पे मेरा कोई वहाँ कंट्रीब्यूशन हो जाए या मुझे कोई सीट मिल जाए या मेरा कोई कद बढ़ जाए। तो उस क़यादत को हासिल करने के लिए जो जहर सामने वाला जिस पिच पर आपको खिलाना चाहता है आप उस पर खेल रहे हैं। ठीक है, मैंने तो अपनी जिंदगी के अंदर ये शब्द पहली बार सुने, खुर्शीद भाई, अशराफ, अजलाफ, अरजाल, मैंने तो जिंदगी में कभी सुने नहीं थे। मैंने तो कुरान में यही पढ़ा है, ठीक है, आलिम, और कहा आयत है कुरान की, ए रसूल इनसे कह दो आलिम जाहिल के बराबर नहीं होता। बहरहाल ये जो पसमानदा तबके की सियासत है ये किस तरफ आगे बढ़ रही है और कैसे आगे बढ़ रही है, और क्या बीजेपी जिस तरीके से अब पसमानदा तबके की सियासत को लेकर के सरगर्म हुई है, उसके कुछ लीडर्स सरगर्म हुए हैं, क्या आने वाले वक्त में इस मुल्क की सियासत, खासतौर से मुस्लिम तबके की सियासत में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं बिग टॉक। बात हो रही है पसमानदा तबकात के साथ होने वाली सलूक की। कई बार ऐसा कहा जाता है, ऐसी शिकायतें होती हैं कि जो पसमानदा तबका है उसको इंसाफ नहीं मिलता, नाइंसाफ़ी होती है हर एक फील्ड में, चाहे वो सियासत हो, रोज़गार हो, नौकरियां हो या तरक्की की बात हो, तरक्की की राह में भी उनको पीछे धकेल दिया जाता है। इस तरह की शिकायतें होती हैं और यही वजह है कि फिर अलग अलग सूबों में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग वक्त पर, अलग अलग लीडर्स के द्वारा बहुत सारी तंजीमें बनाई जाती हैं और फिर ये सियासत जो है वो मुस्लिम पसमानदा जो तबका है, मुस्लिम महाज बनते हैं या फिर दूसरे जो है वो तंजीमें बनती हैं और फिर वो सियासत फिर आगे बढ़ती है। और इस सियासत में अब कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना ओबीसी एक मोर्चा होता है या ओबीसी एक मतलब डिपार्टमेंट होता है ओबीसी का। हर एक हुकूमत में ओबीसी से रिलेटेड बहुत सारे मतलब जो है वो शोबे होते हैं। इसी मसले पर बात हो रही है कि किस तरीके से ये सियासत आगे बढ़ रही है, पसमानदा तबका कैसे आगे बढ़ेगा, क्या सियासत के ज़रिए ही उसे आगे बढ़ाया जा सकता है या फिर तालीमी मैदान में आगे बढ़ने के लिए सियासत का कोई दखल नहीं है। प्रशांत टंडन जी, ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि बहुत सारी तंजीमें काम करती हैं किसी एक तबके को आगे बढ़ाने के लिए, किसी एक समाज को आगे बढ़ाने के लिए, और जो पसमानदा तबके की जो सियासत है वो उसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, गैर मुस्लिम भी आगे रहते हैं और अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग वक्त में जो है ये काम किया है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोगों को तो इसका सियासी फ़ायदा मिलता है लेकिन बहुत ज़्यादा कम्युनिटी को इसका फ़ायदा नहीं मिल पाता। आपको क्या लगता है, क्या इस पर सियासत करने वाले लोग अपने सिर्फ निजी फ़ायदे के लिए ही मतलब इस मामले में आगे आते हैं और फिर जो है अपना फ़ायदा उठा करके वापस चले जाते हैं, भाग जाते हैं या फिर वो साइड हो जाते हैं? देखिए, पॉलिटिक्स में इस तरीके का इल्जाम बड़ा कॉमन है और बहुत ही आराम से लगाया जा सकता है, लेकिन अली अनवर साहब की पॉलिटिक्स में बहुत समय से देखता हूँ। आज अगर इस मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं तो शायद उनके जैसे या उनकी वजह के लोगों की वजह से बात कर रहे हैं जी। एक बात। दूसरी बात कि देखिए, आप तंजीमों की बात कर रहे हैं, भारत सरकार से बड़ी कौन सी तंजीम है? और आप बताइए कि मुसलमानों का टोटल रिप्रेजेंटेशन ब्यूरोक्रेसी में 14% आबादी का 3% भी नहीं है। आप पसमानदा, गैर पसमानदा और अशरफ छोड़ दीजिए जी। सुप्रीम कोर्ट में, ब्यूरोक्रेसी में, सिविल सर्विसेज में, गवर्नमेंट के अंदर जो पार्टी ये कहती है कि उसको मुसलमानों का ही वोट नहीं चाहिए, वो अभी पसमानदा की पॉलिटिक्स कर रही है। और तो क्या ये जो बजरंग दल के लोग गुंडागर्दी करते हैं या इस तरीके की हिंसा होती है तो ये पूछते हैं क्या कि कौन है, क्या कौन नहीं है? सबसे ज्यादा नुकसान दंगों में, दिल्ली के दंगों में या गुजरात के दंगों में अगर किसी का हुआ होगा
तो पसमानदा मुसलमान का हुआ होगा। सबसे सही। ज्यादा ठेले सब्जी वालों के और इन सब के उलट से बजरंग दल के और इनके जैसे संगठनों के लोग, वो कौन लोग होते हैं? तो ये जो पूरा मामला है पॉलिटिकल बीजेपी की तरफ से फरेब है। हाँ। और इस तरीके की डिस्कशंस भी बहुत मुझे लगता है कि बहुत शैलो है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अभी जब नफरत के माहौल में, इस नफरत भरे माहौल में जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, उसमें इस तरीके की एक डिबेट, नई डिबेट चलाना मुझे लगता है कि ये मौजू नहीं होगा। हाँ। बल्कि ज्यादा अच्छा होगा कि हम पूरे मुस्लिम समाज के साथ जो हो रहा है किसी भी स्तर पे, रोज सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हो रही है, मुस्लिम महिलाओं के नीलाम करने वाले ऐप बनाए जाते हैं, ये सब कौन कर रहा है? ये वही लोग कर रहे हैं जिनके हाथ में सत्ता है। उन्हीं के प्रवक्ता आकर प्रॉफिट के साथ बेइज्जती कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। यानी आप कह रहे हैं कि जो उसको पहले बीजेपी की एक्सेप्ट ये करना पसमानदा पॉलिटिक्स है, ये एक फ्रेब है, मुस्लिम तबके को बचना चाहिए। शकील-उज़्ज़मा अंसारी साहब क्या कहेंगे? जैसे मंडल कमीशन बना था और उसके बाद ऐसा माना गया कि बहुत सारे लीडर्स जो है अलग अलग बिरादरियों के, वो उभर करके सामने आए, बहुत सारी बिरादरियों को उसका फ़ायदा भी हुआ। लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए, मुस्लिम तबका जो है या उसकी जो पसमानदा, चूँकि ये तो सच्चाई है ना, मतलब जो सच्चाई उस पर बात करनी चाहिए कि जो पसमानदा तबका है उसके साथ बहुत सी बार नाइंसाफ़ियाँ होती हैं। तो क्या वजह है कि तमाम काम हुए, तमाम कमीशन बने, तमाम कमेटीज़ बनी, लेकिन मुस्लिम पसमानदा तबका है उस तक जो उसका हक था वो नहीं पहुंच पाया, या जो उसे उसके साथ इंसाफ होना चाहिए था, जो उसे मकाम मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया? वजूहात क्या थी और अब कैसे काम किया जाए ताकि उन वजूहात को ख़त्म करके आगे बढ़ा जाए? हिंदुस्तान के अंदर जी, जो आप पसमानदा तबके या समाज की बात कर रहे हैं, हाँ। एकदम सही आपने कहा। हिंदुस्तान में जो भी मजहबी ग्रुप है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के अंदर ये कास्ट के बेस पर जो ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। हाँ। पसमानदा समाज है। जी, और जो मनुस्मृति के बेस पर जो सोसाइटी यहाँ डेवलप्ड हुई है, अब वो बहुत ही डिबेट करने का उसमें सब्जेक्ट है कि उस पर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि पसमानदा तबका हो या आला तबका हो, उसमें तफरीक बहुत पुरानी और गहरी है। जी। हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों की इतनी बड़ी आबादी आई, कोई अरब से या कोई अजम से नहीं आई है। यहाँ बहुत लार्ज स्केल में कन्वर्शन से यहाँ बड़ी आबादी हुई है। तो कन्वर्शन से हुई है, तो ये जो हेरिडिटी का ये जो इंस्टेंट है, ये मुसलमानों के अंदर भी रह गया। जबकि इस्लाम, जैसे जैदी साहब ने कहा, फ़लसफ़ा तो ठीक बताया इन्होंने, लेकिन प्रैक्टिकल आज समाज में क्या हो रहा है ये नहीं। इन्होंने ये थोड़ी सी कंजूसी कर दी है। हाँ। उसमें कंजूसी कर दी, फ़लसफ़ा बताया है। फ़लसफ़ा तो मैंने पहले ही कहा था, इस्लाम में नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में ये है। और ये पसमानदगी मुसलमानों में है और ये बड़े तबके में है, बड़ी आबादी के साथ है। अब सवाल पैदा होता है कि हमारे यहाँ जो मज़हब है, मज़हब के नाम पर ये सभी तफरीक़ें ख़त्म हो जाती हैं। और जब आज मोदी जी की सरकार है, यानी आरएसएस की, बीजेपी की सरकार है, जो मुसलमानों के ऊपर अभी बहुत डिबेट हो चुका, जितने जुल्म और सितम की बातें होती हैं, जो भी हो रहा है, उसका इम्पैक्ट जो है पसमानदा ही तबका पर होता है। अगर कुरैश बरादरी के लिए रेड मीट की बात होती है, मीट की बात होती है, खाने की बात होती है, कपड़े की बात होती है, कहीं भी है तो इफ़ेक्ट, या कम्युनल राइट की बात देख लीजिए, तो आला तबके के लोग जो है थ्योरी दोनों तरफ के बनाते रह जाते हैं और पिसती है ओबीसी समाज ही। बिल्कुल सही। तो ये तो है। अब इसको कैसे दूर करेंगे? इसका दूर इसलिए नहीं हो पाया हमारा कि मुसलमानों की लीडरशिप जो है, क़यादत जो है, वो हमेशा आला मुसलमानों के हाथ में, अशराफ के मुसलमानों के हाथ में रहा है। और उनके छोटा ग्रुप चाहता है उसी तरह जो मनुस्मृति से जो मिला है उसी तरह वो रूल करें। और यहाँ मज़हब की इतनी जज्बात है कि उससे वो सक्सीड भी कर जाते हैं। कह देते हैं लोग मज़हब में ये नहीं है, वो नहीं है। अरे मज़हब में तो अल्लाह के रसूल की हदीसें हैं कि पसीना सूखने के पहले उसकी मजदूरी अदा कर दो। अगर इसी पर अमल करना शुरू कर दें, हर पड़ोसी को उसका हक देने लगें, तो ये सब पसमानदा तबका पैदा ही नहीं होती। ठीक है। लेकिन अच्छा, हाँ। सियासत के लिए ये, जब पसमानदा तबके को कुछ देने की बात होती है,
तो ज़रूर ये अशराफ या आला दर्जे का जो तबका है वो एक हंगामा शुरू कर देता है, कभी मज़हब के नाम पर और कभी आज के दौर में इस नाम पर खड़ा कर देता है कि भाई अभी तो मोदी के जुल्म का हम शिकार हो रहे हैं। आखिर कभी भी तो पसमानदा तबका को इंसाफ मिलना चाहिए। आप अपनी तंजीमें देख लीजिए, मजहबी तंजीमें देख लीजिए, ऐसा थोड़ी है जो आला का जो कंसेप्ट हमारे लोगों ने अभी हमारे ज़ैदी साहब ने दिया, क्या है अमल में? आलिम से पैदाइश की बुनियाद पर यहाँ पर भी सैयद शेख पैठान हो रहे हैं, अंसारी और दूसरे ज़ात के लोग रहे, पैदाइश की बुनियाद पर, इल्म के बुनियाद पर नहीं। अगर इल्म की बुनियाद पर जैसे ये कह रहे हैं अगर हो जाए तो यही तो इस्लाम की रूह है। एक छोटा सा सवाल यहाँ पर यह है आपसे शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब, अगर एक बिरादरी के या एक तबके के कुछ लोगों को कुछ ओहदे मिल जाते हैं या वजारत मिल जाती है या उन्हें कुछ सियासत में हिस्सा मिल जाता है, तो क्या पूरी बिरादरी पर उसका असर होता है? क्या मतलब जो है एक मोरली उनको मतलब सपोर्ट मिलता है और मतलब वो फिर आगे बढ़ने की ललक सबके अंदर पैदा होती है? बहुत सही आपने खुर्शीद भाई कहा जी। कुछ मिलने से कुछ होता नहीं है, लेकिन एक हौसला राइट अफजाई। मिलता, हौसला अफजाई मिलती है। और हम डेमोक्रेटिक निज़ाम जो हमारे यहाँ है, लगता है कि हम उसके अगर हिस्सेदार हैं। डेमोक्रेटिक निज़ाम में, मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ, अगर डेमोक्रेटिक निज़ाम में उनका हिस्सा नहीं होगा तो वो कम्युनिटी अपलिफ्ट नहीं हो सकती है। और अपलिफ्टमेंट के लिए एजुकेशन चाहिए, जॉब चाहिए, तजारत चाहिए, खेती चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। और ये सब चीज़ें तब होंगी जब आप जमहूरी निज़ाम का हिस्सा बने। और हम कहते हैं कि मोदी जी जो चाहते हैं कि आप करें तो 341 के लिए तो एफिडेविट डालना है सुप्रीम कोर्ट में, क्यों नहीं डाल देते हैं? दलित समुदाय को फ़ायदा हो जाएगा। अभी जैसा अभी किसी लोगों ने कहा ओबीसी कमीशन की बात, तो ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उसके तो वजूद को ख़त्म कर दिया, उसको कोई ताकत नहीं है। तो आप कहने तो में कुछ भी है, कहने को कुछ है, करने को कुछ है, ऐसे नहीं है। आप पहले ताकत दे दीजिए, तब आपकी चॉइस है। आप अपने पार्टी के किसी कार्यकर्ता को, आप चाहे वो आला हो या पसमानदा हो, किसी को भी कुछ दे सकते हैं। ठीक है। एमएम अंसारी साहब, मेरा सवाल अब ये है कि कौन से वो रास्ते हो सकते हैं जिन्हें इख्तियार करके पसमानदा तबके की शिकवे शिकायतों को दूर किया जा सकता है? और अब एक नई डिमांड ये भी आई है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो जामिया हो या एएमयू हो, वहाँ पर भी ख़त लिख करके ये बीजेपी की तरफ से डिमांड की गई है, जो बीजेपी के मुस्लिम नुमाइंदे हैं और जो पसमानदा तबके की सियासत में आगे बढ़ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ओबीसी के लिए स्पेशल रिजर्वेशन का कुछ सिस्टम बनाया जाए, कोई उनको किसी कैटेगरी में। क्या रिजर्वेशन जो है अब वो एक रास्ता हो सकता है इन्हें आगे बढ़ाने के लिए तालीमी मैदान में? जो पूरा हिंदुस्तानी जो समाज सोसाइटी है वो 80% से ज़्यादा जो है वो ओबीसी 80% से ज्यादा। अब सवाल ये है कि लोगों को ओबीसी तो मिल गए और जो दलित हैं उनको एससी एसटी का स्टेटस मिल गया, लेकिन चूंकि आपको ये भी मालूम है कि कास्ट सिस्टम के खिलाफ यहाँ पे बहुत सारी तरह की चेंजेस आई, जिसकी वजह से बुद्धिज्म भी हुआ, जैनिज्म भी बना और सिखिज्म भी आया और बहुत सारे लोग मुसलमान भी हुए। तो हुआ ये है कि एससी एसटी तो मिल गई उनको जो हिंदू फोल्ड में है और सिख और बुद्धिस्ट तबके में है, लेकिन जैसा मैंने पहले अर्ज किया था कि 1950 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है वो क्लियरली क्रिश्चियंस को, मुस्लिम्स को एक्सक्लूड कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों कम्युनिटी में अगर कोई स्वीपर भी है तो उसको एसटी स्टेटस नहीं मिलता, उनको एसटी स्टेटस नहीं मिलता। अगर मान लीजिए बहुत सारे गुजर और बकरवाल हैं जो पहाड़ों में रहते हैं, जो कश्मीर वगैरह में पहाड़ों पे रहते हैं, वो उनको भी स्टेटस नहीं मिलता। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारा जो समाज है वो ज्यादा एक अक्सरियत है ओबीसी और दलित की, उसमें और जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनको तो बेनिफिट मिल गया, लेकिन 1950 का जो ऑर्डर है वो एक्सक्लूड कर देता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये समझता हूँ कि ये क्लियर डिस्क्रिमिनेशन है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो कुछ इदारे भी बने हैं, चाहे वो माइनॉरिटी कमीशन हो या बैकवर्ड कमीशन हो या बैकवर्ड फाइनेंस कमीशन हो, उसमें भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो के पसमानदा मुसलमानों का कहीं दूर दूर तक नहीं है। यानी 500 से ज्यादा एमपी हैं, हजारों एमएलए हैं, लेकिन कहीं भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसलिए ये तवक्का करना कि सरकार से पसमानदा ग्रुप्स को पूछा होगा, शायद ये बहुत बड़ी भूल हो। ठीक है। अमीर हैदर ज़ैदी साहब, आपको क्या लगता है ये जो बिरादरीवाद है ये ख़त्म होना चाहिए, इसकी डिमांड्स
जो है हमेशा होती रही है। लेकिन फिर जैसे मैंने पहले भी कहा कि पसमानदा तबके की अगर सियासत होती है तो फिर बिरादरीवाद जो है उससे ऐसा लगता है कि शायद बढ़ जाएगा। अब आपको क्या लगता है कि क्या कुछ होना चाहिए, कौन से वो रास्ते हैं जिन्हें इख्तियार करके ये तमाम शिकवे शिकायतें भी दूर हो जाएं और ये जो बिरादरीवाद है ये ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि ये अभी भी बहुत ज़्यादा है। और मुस्लिम तबके में ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर मतलब छुआछूत और बिरादरीवाद नहीं था, लेकिन वहाँ पर भी इतना है कि शादी ब्याह रिश्ते नाते जो है वो भी गैर बिरादरी में नहीं किए जाते। खुर्शीद भाई, जाति और धर्म जी सत्ता प्राप्ति का एक साधन है, हथियार है, रास्ता है, समझ गए। और जब सत्ता हासिल हो जाती है तो उसी जाति का आदमी अपने मज़हब की सारी समस्याओं को पशे पुष्ट डाल देता है और सत्ता भोगता है। जब वो चली जाती है फिर जाति याद आ जाती है, नंबर 1। नंबर 2, माफ़ करना शकील साहब, आप किस तरह से पसमानदा को डेफिनेशन दे रहे हैं? क्या डेफिनेशन है पसमानदा की? राजनीतिक रूप से पसमानदा या आर्थिक या एजुकेशन तालीमी रूप से? अगर मैं ये देखता हूँ बिल्कुल विश्लेषण कायदे का, हमारे यहाँ अंसारी, मलिक, कुरैशी, सैफी इस समय आर्थिक रूप से सबसे मजबूत बिरादरियां हैं। क्योंकि ये आर्थिक रूप से इसलिए मजबूत हैं कि इनके अपने जो गृह उद्योग हैं, जो खानदानी काम हैं, उन पे ये आज भी अपनी जगह मौजूद है। लेकिन दूसरी बिरादरियां उस तरह की नहीं है, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। अब अगर ये कहे कोई सादात में सैयद घराने में पैदा हो गया, वो कहना चाहिए आर्थिक रूप से मजबूत है, वो तो सबसे शोषित है। आप जाके देख लीजिए अंसारी, देखिए माफ करना, मैं अंसारी साहब मैं आपके बीच में नहीं बोला, नहीं मैं आपके बीच में नहीं बोला, एक सब्जेक्ट दे रहा हूं, मैं सब्जेक्ट आपको दे रहा हूं। रिजर्वेशन की पॉलिसी पर आप अलग से बात कर लें तब आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, वरना जो आप बात कर रहे हैं वो पॉलिसी की बात है। रिजर्वेशन किस बुनियाद पर होता है? सर रिजर्वेशन की बात मैं नहीं कर रहा, मैं इस समय बात कर रहा हूं कि पसमानदा किसे कहते हैं। आर्थिक रूप से अगर पसमानदा है तो पसमानदा है। आपको मैं बता दूं कि इसी मुल्क के अंदर ने रोक दिया है आर्थिक रूप से पसमानदा मानना। मैं तो आपको एक बुद्धिजीवी समझता हूं, लेकिन मैं आपके बीच में नहीं बोला, और ना यहाँ मेरे बोलने से कुछ हासिल होने जा रहा है। मैं अगर आपका विरोध कर रहा हूं, विरोध करूंगा, तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। नहीं, आप आर्थिक जो कह रहे हैं, पसमानदगी की बुनियाद को पूरी डिबेट के साथ सुप्रीम कोर्ट के 9 बेंच ने, फाइनल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, वो ठीक है सर, रिजेक्ट कर दिया है। इसलिए कि सामाजिक तौर पे जो पसमानदा है वही पसमानदा है। आर्थिक रूप से वो कितना ही मजबूत हो नहीं, उसका और आर्थिक रूप से अगर कोई दूसरा कमजोर है और वो सड़क पे झाड़ू लगा रहा है, वो पसमानदा नहीं है। अगर स्वर्ण कहना चाहिए। दूसरे एक चीज और है शकील साहब, आप इसे ही मानेंगे, सनातन धर्म में पंडित जो है, समझ गए, जो बाय बर्थ पंडित है, वो मृत्यु से लेकर, जन्म से लेकर मृत्यु तक वही काम करता है, सारे काम वही अंजाम देता है। लेकिन इस्लाम में इस बात का फख्र आपको होना चाहिए कि जो आलिम है वो इस काम को अंजाम देगा, चाहे वो अंसारी है, चाहे वो कुरैशी है, चाहे वो सैफी है, कोई भी समाज का हो। मसला ये नहीं है इस्लाम में, अगर जिस पे हम डिस्कशन आज कर रहे हैं, अगर इस्लाम में आज भी अशराफ, अजलाफ या अर्जाल पाए जाते हैं या उस पर बहस हो रही है, तो ये मेहराब की जिम्मेदारी थी। मेहराब गुनाहगार है, मैं नहीं हूं। बिल्कुल ठीक है। हाँ, लेकिन ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी आया है कि क्या मतलब बिरादरी की बिना पर वो किसी को पसमानदा करार दिया जाए या फिर वो उसके माली हालात कैसे हैं उस पर दिया जाए। ये बहस का मसला है और बहसें जो है वो लगातार होती रहती हैं, सियासत भी लगातार होती रही है और शायद लगातार होती रहेगी सियासत भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंसाफ कैसे मिले और इंसाफ सभी को मिले, सभी के साथ इंसाफ हो, ना इंसाफ़ी किसी भी बुनियाद पर किसी के साथ भी ना हो। ये कोशिशें जो है वो सभी की होनी चाहिए, सियासतदानों की भी, आम लोगों की भी और सिस्टम की भी। आपने प्रोग्राम देखा, बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।